कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस होते हैं, कार्डिनल अप्रोच होता है और ऑर्डिनल अप्रोच होता है। होता क्या है, कंज्यूमर का बैलेंस पॉइंट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अच्छा, बैलेंस कहाँ पे होना पसंद करते हो आप सभी? जहां पे आपको ज्यादा सामान मिलेगा या जहां पे आपको कम सामान मिलेगा? जहां पे आपको ज्यादा सामान मिलेगा। इसका मतलब हर एक कंज्यूमर क्या होता है, हर एक कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल ह्यूमन बीइंग होता है। इसका मतलब वो हमेशा अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज करने में, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने में लगा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंज्यूमर इज रैशनल? The consumer is rational means, or the rational consumer means that the consumer is always wish to buy the commodity, such commodities on which he is used to get the maximum level of satisfaction। एक ऐसी कॉमोडिटी वो उतनी क्वांटिटी में खरीदना पसंद करता है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आए। एक 10 रुपए की आइसक्रीम थी, दोनों की टेस्ट सेम थी, बाकी सारे फैक्टर्स भी सेम थे, और जो कंज्यूमर था वो राजेश नहीं था, ना फुदबू था, पगला पर्सन नहीं था, एक नॉर्मल कंज्यूमर था, और उसके जेब में 10 रुपए था खर्चा करने के लिए। अब 10 रुपए में आ रही थी एक आइसक्रीम और एक जगह आ रही थी 3 आइसक्रीम, और दोनों का ही टेस्ट क्या था, सेम था। तो अब बताओ वो वाली आइसक्रीम खरीदेगा क्या जिसमें एक आइसक्रीम मिल रही है, वो खरीदेगा जिसमें 3 आइसक्रीम मिल रही है? आप बोलेंगे दूसरे नंबर की ऑप्शन को वो सेलेक्ट करेगा जिसपे उसको 3 आइसक्रीम मिल रही है। इसका मतलब आप खुद भी क्या है, रैशनल हैं। आप हमेशा वो खरीदना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान आ जाए, कम से कम प्राइस पे, कम से कम रेट पे। आई बात समझ में? तो कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूमर क्या होता है, हमेशा रैशनल ह्यूमन बीइंग होता है। हम इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ रहे हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब बैलेंस पॉइंट। कंज्यूमर बैलेंस कहाँ पे होता है? तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को मैक्सिमम पॉइंट तो नहीं बताया गया है, पर एक ऐसा पॉइंट बताया गया जहां पे कंज्यूमर बैलेंस हो जाए, तराजू जैसा देख लो, जहां पे ना ही उसको किसी प्रकार का फायदा हो रहा हो और ना ही किसी प्रकार का घाटा हो रहा हो। जितना वो पैसा खर्चा कर रहा है उतना ही लेवल का क्या मिल जाए उसको, सेटिस्फैक्शन मिल जाए, इक्वल लेवल का बैलेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो जितना खर्चा कर रहा है उतने ही लेवल का उसको क्या मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अच्छा, क्या चीज खरीद रहा है, तो कॉमोडिटी खरीद रहा है। अब कॉमोडिटी में क्या आ जाता है, कॉमोडिटी में गुड्स भी आ जाते हैं और सर्विसेज भी आ जाती है। हम इस चैप्टर के अंदर में 2 अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, नाम दिया है इन लोगों ने, 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल और लायोनेल रॉबिन्स, सॉरी जेएम किन्स, अरे सॉरी जॉन मेनार्ड किन्स भी नहीं है, मैं भूल गया था। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम रहते हैं, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो एक तो थे एल्फ्रेड मार्शल और दूसरे थे क्या, हिक्स। इनका नाम क्या है, जॉन रिचर्डसन हिक्स, JR हिक्स। हिक्स ने दिया था ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल नाम से पहचानो, ऑर्डिनल मतलब होता है रैंकिंग, जहां पे ये बोलते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। जैसे आपको आपके क्लास में रैंक मिलते हैं ना, वैसे ही ये रैंक देते हैं किसको, सेटिस्फैक्शन को। मतलब कंज्यूमर का कौन सा वाला पॉइंट, ये सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट। जैसे कि वो पहला गुपचुप खाया, उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, कौन सा रैंक देगा, 10वें में पहला रैंक। दूसरा रैंक किसको देगा, दूसरा रैंक, फिर तीसरा रैंक, फिर चौथा रैंक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ रैंक मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे कि ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये है IC2। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का रैंक है ना, एक्चुअल में वो ज्यादा बड़ा रैंक है पहले से। छोटा रैंक, फिर बड़ा रैंक, फिर थोड़ा और ज्यादा सेटिस्फैक्शन, फिर थोड़ा और ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो क्या होते जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समझ आई बात? मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। मतलब रैंक 4 वाला ज्यादा बड़ा सेटिस्फैक्शन है और रैंक 1 वाला छोटा सेटिस्फैक्शन है। जितना बड़ा रैंक उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन,
उल्टा चलते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे अगर कॉमोडिटी ले रहा है, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, दो कॉमोडिटी का बंडल बना रहा है कंज्यूमर खरीदने के लिए। तो गुड एक्स और गुड वाई में इतने रुपए में यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ रही है, इतनी गुड एक्स की, और यहाँ पे कितनी आ रही है, इतनी। और सेम लेवल पे अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते तो कितनी क्वांटिटी आ जाती, इस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी आ जाती और इस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी आ जाती, ज्यादा आती कि नहीं आती। देखो इतने से और इतने से बढ़ रहा है कि नहीं ये वाला लेवल, और ये वाला लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की उसको क्या हो रही, कंजप्शन ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मतलब तुम इसको ऐसे देखो, सपोज करो आपको ये एक बंडल मिला, दो कॉम्बिनेशन का, ये लोकस पॉइंट मिला। लोकस और एडजॉइनिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जब हम बंडल बनाते हैं। दो गुड्स खरीदने का ये बंडल था IC1 का, अब ये था IC2 का, दो गुड्स खरीदने का। अब ज्यादा सामान कहाँ पे आ रहा होगा, कम सामान कहाँ पे आ रहा होगा, आप अपने दिमाग से बताओ। क्या IC1 में ज्यादा सामान आ रहा होगा या IC2 में ज्यादा सामान आ रहा होगा? कौन से बंडल में ज्यादा सामान आपका आ रहा होगा, इस पे आ रहा है या इस पे आ रहा है, IC2 में। तो क्या IC1 ज्यादा बड़ा टर्म हुआ या IC2 ज्यादा बड़ा टर्म हुआ? तो वही तो बोल रहा हूं, जितना बड़ा रैंक उतना बड़ा सेटिस्फैक्शन। और ये रैंकिंग के बेसिस पे मेजर करते हैं कौन, JR हिक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, या सॉरी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना किस बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे। तो जब भी हम रैंकिंग के बेसिस पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पॉइंट को निकालते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय JR हिक्स, जॉन रिचर्डसन हिक्स, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं JR हिक्स। ठीक है, इसको हिक्सियन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, हिक्सियन थ्योरी इसको कहा जाता है। इसमें ये सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं कि भाई कोई पगला ही होगा जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो कि कौन करता था, एल्फ्रेड मार्शल्स। ये क्या कहते थे, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दिया इन्होंने, कार्डिनल मेजरमेंट। इसमें ये क्या करते हैं, ये सेटिस्फैक्शन को मेजर करते थे किसमें, यूटिलिटी में। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ द कॉमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो जहां पे वो सेटिस्फैक्शन को नंबरिंग दे करके, मतलब कि आप गुपचुप खाए तो 10 में से कितने यूटिल का आपको सेटिस्फैक्शन मिला, 10 में से 10 का, 10 यूटिल का आपको क्या मिला, पहली गुपचुप खा के सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरी गुपचुप खाए तो आपको क्या मिला, थोड़ा कम, पहले से सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। तीसरे नंबर की गुपचुप खाए तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन और कम हो गया, 60 यूटिल मिला। चौथी खाए तो 5 यूटिल मिला, पांचवी खाए तो 0 यूटिल मिला, और छठवीं खाए तो -2 यूटिल मिला। हमने अभी हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लिया अपने मन से, काल्पनिक दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेटिकली, जहां पे हम लोग अपने हिसाब से नंबर्स ले सकते हैं। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है। क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, गिरते जाना, लगातार गिरते जाना, डिमिनिश करना, ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी का एक कर्व है। यहाँ पे बन गया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे बन गया क्या, प्राइस, सॉरी प्राइस बोलता हूँ, क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, प्राइस या मार्जिनल यूटिलिटी कौन से एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगी, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, कितना सामान आप लेते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। यही थी मार्जिनल यूटिलिटी, कि सिर्फ पहले नंबर का गुपचुप खा के कितना लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला, 10 का। सिर्फ दूसरे नंबर का गुपचुप खा के कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला, 8 का। सिर्फ तीसरे नंबर का गुपचुप खा के कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, 7 का। चौथे का 5वां, 5वें में 0, 6वें में -2। आपके साथ भी तो ऐसे ही होता होगा ना, कि आपके दोस्त यार आपको गुपचुप खिला दिया, जबरदस्ती सूखा खिला दिए, तो ना पाने की खुशी ना खोने का गम, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती कोई मुंह पकड़ के, पकड़ उसका हाथ पकड़, पैर पकड़, खिला उसको गुपचुप खिला, ठोस दिया, जगह ही नहीं थी आपके पेट में, क्या होगा, उल्टी नहीं हो जाएगी। ताकि मार्जिनल यूटिलिटी किस में चले गई, नेगेटिव में चले गई। और यहाँ पे देखो ना, हम यूटिलिटी मतलब क्या, इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करके
उसी सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं, नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो बन जाता है क्या, यूटिलिटी, कि मैं कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन मुझे मिला। जैसे कि इधर आ, जैसे कि इस बंदे को मैंने बुलाया, ठीक है, इसका नाम तुषांक है, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, तुषांक चक्रधारी। तो इसको जैसे अभी मैंने मारा, जब मैंने मारा तो लगा, अब 10 में से कितना लगा, मैं पूछा 8 का लगा, थोड़ा और मारा तो कितने का लगा, पहले से मान लो थोड़ा कम लगा या ज्यादा लगा। तो ये मैंने क्या करा, क्वालिटी को, ये मैंने क्या करा, क्वालिटी को मेजर करा है, किसमें, नंबर्स के फॉर्म में। तो जब क्वालिटी, बेटा बैठ जाओ, जब क्वालिटी को, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे और ना, ठीक है, तो जब क्वालिटी को हम लोगों ने क्या किया है, नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। क्या क्वालिटी कभी नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है? इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, हाइपोथेटिकली ले रहे हैं। हाइपोथेटिकली मतलब क्या, अपने मन से कुछ भी दे रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ 10 यूटिल की जगह 1000 यूटिल लिखता तो मैं चाहे 1000 लिखूं, मैं चाहे 1 लाख लिखूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी के अनुसार लिखूं, कुछ भी दे सकते, कुछ भी। पर एक चीज बस ये फॉलो होनी चाहिए इसको बनाते हुए कि ये जो यूटिलिटी पहले ज्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या अप्लाई होता है तनिषा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। मतलब क्या होता है उसका, द मोर, ओ भैया, द मोर वी कंज्यूम द थिंग्स, जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे, एक सामान खरीदे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन, दूसरा खरीदे तो पहले से कम, तीसरा खरीदे तो 0, चौथा खरीदे तो नेगेटिव में, पांचवा खरीदे तो माइनस में चला गया। तो इसको हम कैसा लिखेंगे अंग्रेजी में, द मोर वी कंज्यूम द थिंग्स, जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे, क्या रे, क्या बोल रहा हूं इधर मैं, समझ नहीं आ रहा है, जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे उतना ही कम हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द मोर वी कंज्यूम द थिंग्स द लेस वी डराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट, द लेस वी डराइव, उतना कम हमको क्या मिलेगा, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द पावर ऑफ कॉमोडिटी दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट, बोलो, इट इज द पावर ऑफ कॉमोडिटी दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट। उस कॉमोडिटी की ये पावर जो ह्यूमन के वांट को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसी को बोलते हैं क्या, यूटिलिटी। फिर से, व्हाट इज यूटिलिटी, इट इज द पावर ऑफ कॉमोडिटी दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। आई बात समझ में? यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट किसके अंदर दिया गया, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कल एग्जाम में अगर लिखने के लिए आएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो लिख लोगे, द मोर वी कंज्यूम द थिंग्स द लेस वी डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट। और ये वाला डायग्राम बना के आ जाना, हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी या क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी या फिर प्राइस। प्राइस, एमयू, टीयू, ये सब कहां पे रहेगा, वाई एक्सिस पे, और वर्टिकल वाले में, ऐसा वाले में, और ऐसा वाले में क्या रहेगा, क्वांटिटी या फिर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, हॉरिजॉन्टल वाले में, एक्स एक्सिस में। आई बात समझ में? क्लियर है? ये ही था कार्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल के बारे में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अभी हम आगे देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होता है, उसमें हम बंडल्स बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता था 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स के एक साथ प्रोड्यूसर दिए हुए रिसोर्सेस पे किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा गुड्स को। जैसे कि व्हीट और क्लॉथ का हमने एग्जांपल लिया था कि 2 गुड्स का वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, तो हमने उसकी डिफरेंट प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का क्या बनाया था, कर्व। ऐसे ही रैंक देने के लिए ये बोलते हैं कौन, हिक्स, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर में, कि रैंक देने के लिए कम से कम कितने गुड्स होने चाहिए, 2 गुड्स का बंडल होना चाहिए। जब तक बंडल नहीं बनाओगे तब तक प्रेफरेंसेस कैसे निकलेगी, और वही प्रेफरेंसेस बन जाता है क्या, इंडिफरेंस कर्व। जैसा वहां पीपीसी था वैसे यहां क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। पीपीसी कैसा बनता था, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता था, और ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉनकेव किसको बोलते हैं, जब ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। पीपीसी क्या बनता था, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता था। क्यों, क्योंकि यहां पे एमआरटी क्या होता था, इंक्रीजिंग था। एमआरटी क्या होता था, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। तो यहां लॉस क्या होते जाता था, बढ़ते जाता था।
क्योंकि एमआरटी इंक्रीजिंग है तो पीपीसी का कर्व कैसा बनता है, कॉनकेव। जब एमआरटी कांस्टेंट है तो पीपीसी कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। और जब एमआरटी जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब पहले लॉस ज्यादा का था फिर लॉस कम का होना शुरू हो गया हर एक का गेन पाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एमआरटी डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पढ़े हो तो वही तो बोल रहा हूं कि एमआरटी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले ज्यादा लॉस हो रहा था अभी लॉस कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एमआरटी इज डिक्रीजिंग। जब एमआरटी डिक्रीजिंग है तो पीपीसी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कब, जब एमआरटी क्या है, अच्छा ऐसा बनेगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अब यहां पे क्या लग जाता है इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस एक ऐसा कर्व जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के बंडल्स को जोड़ा गया, इसलिए नाम दिया गया क्या, एक ऐसा कर्व जो इंडिफरेंस पॉइंट अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग लोकस पॉइंट से जुड़ के बना हुआ कर्व है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, जैसे वहां एमआरटी होता था ना, क्या होता था एमआरटी, द लॉस ऑफ एक्स अपॉन गेन ऑफ वाई, लॉस को हमेशा ऊपर रखते हैं। एमआरएस में भी यही करते हैं। एमआरटी का फुल फॉर्म था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा जाता था कि हम प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन यूनिट ऑफ, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग ऑफ वन यूनिट ऑफ कमोडिटी टू द इंक्रीजिंग ऑफ अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसका क्या दर है। और एमआरएस का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक कमोडिटी को छोड़ करके दूसरे कमोडिटी की कंजप्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो पहले यहां लॉस कैसा होता है, ज्यादा का होता है एक का गेन पाने के लिए, फिर लॉस धीरे धीरे पहले से क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो कर्व कैसा बन जाता है यहां पे, क्योंकि यहां अच्छा उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे जो ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक के बदले दूसरा ले रहे हैं, एक को कम करके दूसरा ले रहे हैं, इसलिए यहां पे नाम पड़ गया क्या, सब्स्टिट्यूशन। और वहां पे नाम पड़ गया था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरएस कैसा नेचर का आता है यहां पे, डिक्रीजिंग, पहले लॉस क्या रहता है, ज्यादा, फिर लॉस क्या हो जाता है, कम, तो बड़े से छोटा को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। तो यहां एमआरएस का रेट क्या होता है, डिक्रीजिंग। एमआरएस का फॉर्मूला क्या होगा, वही लॉस ऑफ वन कमोडिटी टू द गेन ऑफ अनदर। ये वाला लगा है कंजप्शन के लिए, वो पीपीसी में लगता था प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोड्यूसर का बताता था, ये कंज्यूमर का बताता है। आई बात समझ में, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। इधर सुनते जाएंगे बस आराम से। अब इसका मतलब प्रॉपर्टीज अगर हम देखें इंडिफरेंस कर्व की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या लगेगी, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड जाता है नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉस वाली कमोडिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है, इसीलिए। रीजन समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये कल एग्जाम में आएगा, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, लिखवा भी देंगे, टिक भी करवा देंगे। दूसरा, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व आपका ऊपर जाएगा उतना ज्यादा सामान आएगा, और जितना ज्यादा सामान आएगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ये इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाते जाएगा उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कम होगा। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व उतना ऊपर सेटिस्फैक्शन। अब ये इंडिफरेंस कर्व 100 रुपए की इनकम पे था, जब उसकी इनकम कितनी थी, 100 रुपए, तो ये कॉम्बिनेशन खरीद सकता था दो गुड्स का बंडल बनाया ना उसने। अब अगर उसकी इनकम 200 रुपए है तो 200 में कितना सामान आएगा, ये बंडल आएगा। अब क्या 100 रुपए में जितना सामान आता है क्या उतना 200 रुपए में भी सेम आएगा क्या, मतलब 100 रुपए में तुम जितने सामान खरीदते तो उतने ही 200 में भी खरीदोगे। अरे मूर्ख वाली बात करते हो, कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 100 का 100 में आएगा, 200 का 200 में आएगा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 100 का सामान और 200 का सामान जो है वो दोनों ही सामान इस रेट पे एक जैसी क्वांटिटी आ रही हो। कभी ये हो सकता है क्या कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाए ईच अदर,
नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बन गई, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहला क्या था, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। दूसरा क्या था, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन से, ड्यू टू एमआरएस इज डिक्रीजिंग। तीसरा क्या, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चौथा क्या, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई बात समझ में, ये प्रॉपर्टीज खत्म। चारों में डायग्राम बना के आना, इसमें ये, हायर वाले में ये, ठीक है, चले जाइए। हायर वाले में ये दो हो गया, और क्या बताए थे, और कॉनकेव में भी यही बना दीजिएगा, एक ही सिंगल डायग्राम। और सॉरी कॉन्वेक्स में, और हायर हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। चौथा भूल गए तुम लोग, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बजट सेट क्या होता है, इस पे करने वाला खर्चा बजट कहलाता है। बजट, हमारा बजट कितना था, 100 रुपए का। 100 रुपए में हम 30 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 70 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, बाद में 20 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 80 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 10 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 90 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 0 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे, 100 रुपए यहां खर्चा कर रहे थे। ठीक है, ऐसा अलग अलग क्या बन गया आपका, मतलब 50-50 रुपीज खर्चा कर रहे थे बीच में। ठीक है, लोग का आना जाना लगा रहता है, आपका काम होते रहना चाहिए। लोगों के आने जाने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। आप जो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे ही करके, दांत बड़े अच्छे लगे मुझे, फिलहाल इधर काम की बात सुनिए। वो क्या बोलते हैं उसको आपके टूटी फूटी इंग्लिश भाषा में, आई लाइक योर पीला पीला दांत। हाँ, आगे सुनिए। तो ये समझ में आया आप लोगों को, बजट क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर में लगने वाला डिफरेंट कॉम्बिनेशन का खर्चा ही कहलाता है क्या, बजट। और जब उस बजट को हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कॉमोडिटी ए के, मतलब बंडल ए में लेने के लिए कितने का लगा, 50 रुपए का और 50 रुपए का, फिर 30 रुपए का और 70 रुपए का, 70 रुपए का और 30 रुपए का, ऐसे आप रुपया लिख देते हो, बंडल बना देते हो, तो बन जाता है क्या, बजट सेट। बजट सेट, बजट का क्या है, ये सेट है। और जब इसी बजट सेट को आप ग्राफिकली प्लॉट कर देते हो तो क्या बन जाता है, बजट लाइन या प्राइस लाइन। जैसे इंडिफरेंस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल, टेबल को शेड्यूल, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व। वैसे ही इंडिफरेंस कर्व में होने वाले खर्चे का जब आप बंडल बनाते हो तो बजट सेट, और उसी बजट सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो बजट लाइन या प्राइस लाइन। समझ आई बात, इसको आप एक बार आप लोग पढ़ के देखेंगे। ठीक है, जैसा इंडिफरेंस कर्व में आपका क्या लगता था, एमआरएस लगता था, वैसे बजट सेट और प्राइस लाइन में भी क्या लगेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द प्राइस। ठीक है, अच्छा, बजट लाइन और प्राइस लाइन के एक इक्वेशन भी होता है, पर उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसका फॉर्मूला होता क्या है वैसे बता देता हूं, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू y, मतलब कितना आप पैसा रखें, या मनी इनकम भी लिखे रहता है M। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके जेब में 100 रुपए है, अब x2 मतलब कितनी क्वांटिटी आएगी कॉमोडिटी 2 की, P2 मतलब कितनी प्राइस है कॉमोडिटी 2 की, और x1 मतलब कितना आपका सामान आ रहा है कॉमोडिटी 1 का, और कितनी उसकी प्राइस है कॉमोडिटी 1 की। मान लो आपको प्राइस दे दी है 10 रुपए है, जो कि कांस्टेंट है, और इसकी कितनी है 20 रुपए। तो बताओ कितनी कितनी क्वांटिटी का बंडल बना सकता हूं। यहां खरीद लेते हैं 5 सामान, नहीं 5 नहीं खरीदते, 4 खरीदते हैं, तो यहां आ जाएगा 3। अब 60 रुपए प्लस 40 रुपए कितना हो गया, 100 रुपए। तो यहां पे पहली बंडल क्या बन गई, 4 की और 2 की, ये बन गया इंडिफरेंस कर्व का बंडल। तो इंडिफरेंस कर्व का बंडल हमारा निकल जाएगा कहां से, बजट लाइन और प्राइस लाइन इक्वेशन से। इसी प्रकार से अगर P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू y है, तो अब यहाँ पे अगर मैं क्या रख सकता हूं, चलो यहां रख देते हैं अपन लोग 2 क्वांटिटी, तो यहां कितना रख देता हूं 4। तो क्या कॉम्बिनेशन बन गया, 2 और 4 का, बंडल A बंडल B।
ऐसे ही और भी निकल सकता है, यहां पे 5 ले लेता हूं, यहां पे 0 ले लेता हूं। तो ये अलग अलग क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, अलग अलग बंडल बन गया, किससे, बजट लाइन इक्वेशन या प्राइस लाइन इक्वेशन से। आई बात समझ में? मैंने आप लोगों को एक सोफिया का एग्जांपल दिया था कि सोफिया को आइसक्रीम पसंद है, 15 रुपए की आइसक्रीम थी, टोटल उसके जेब में 75 रुपए थे। तो वहां से अब बस 2 टॉपिक बचा हुआ है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना सिंगल प्राइस में, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना 2 और सेवरल कमोडिटीज के अंदर में। किस अप्रोच के अंदर में, कार्डिनल मेजरमेंट में। मैंने ऑर्डिनल के बारे में सब बता दिया है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज नाउ कंप्लीटेड। चैप्टर 4 मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया यहां से बता करके बड़े आसानी से कि क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है बजट सेट, क्या होता है बजट लाइन, प्राइस लाइन इक्वेशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की, और कौन है ऑर्डिनल अप्रोच में जे आर हिक्स ने कैसे रैंकिंग दे करके क्या क्या किया। सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में, बहुत शॉर्ट में आपको क्लियर कर दिया है। अब आपका काम है बुक रीडिंग करना। आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। याद रखना, माइक्रो में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर आंसर, हर एक्सप्लेनेशन, हर प्रॉपर्टीज के बाद एक डायग्राम उसका हो। अगर बुक में है तो आपको बनाना ही बनाना है, और नहीं भी है तो भी बना के आना एग्जाम में, क्योंकि माइक्रो में डायग्राम्स के अलग से मार्क्स नहीं मिलते, जिसमें नहीं बोला गया है, पर बना लेने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप बना के आते हैं तो आपके आंसर कॉपी ल्यूक्रेटिव लगती है, जिसमें ज्यादा मार्क्स, अट्रैक्टिव लगती है, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आई बात? अच्छा, दूसरी चीज हम जो बात कर रहे थे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, वो हम अपने सेकंड वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें हम आपको आराम से बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी, 2 और सेवरल कमोडिटीज। लाइक